हाय गाइस, आज हमारे साथ बैठे हैं ऑफिसर मैरीटाइम एकेडमी के फाउंडर अरशान अली जी, जिसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे मर्चेंट नेवी के बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर यू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। मैं जब स्कूल में था सर, काफ़ी सारे लोग आते थे, अपने अपनी चीज़ें बताते थे, करियर एडवाइस देते थे, लेकिन तब भी मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि एक्चुअल में मर्चेंट नेवी है क्या। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं चाहूँगा कि आप लेमन लैंग्वेज में समझाएं कि एक्चुअल में मर्चेंट नेवी है क्या। सेकंड, जो मर्चेंट नेवी का जो ऑफिसर है उसका शिपिंग इंडस्ट्री में काम क्या है। राइट। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड मर्चेंट नेवी क्या है। नेम, उसका नाम ही बता देता है कि मर्चेंट नेवी क्या है। मर्चेंट मीन्स बिजनेस। एनी फ्लीट ऑफ वेसल्स डूइंग एनी कमर्शियल कमोडिटी इन थ्रू वाटर्स इज मर्चेंट नेवी। सिंपल। पानी के थ्रू करने वाला कोई भी बिजनेस, बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड, पैसेंजर, ऑयल, गैस, एनीथिंग कम्स अंडर मर्चेंट नेवी। सिंपल। बात करें मर्चेंट नेवी में ऑफिसर्स क्या करते हैं। मर्चेंट नेवी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं एक वेसल पे। लाइक डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट, गिली डिपार्टमेंट, ईटीओ डिपार्टमेंट। डेक ऑफिसर्स का काम होता है मेंटेनिंग द नेविगेशन, कार्गो स्टेबिलिटी, मैनूवरिंग ऑफ द शिप्स। ये सारा का सारा डेक के अंडर आता है। सेकेंडली हम बात करते हैं इंजन डिपार्टमेंट की। इंजन, एज द नेम जस्टिफाइड, इंजन मीन्स मशीन्स। Maintaining the machines and taking care of all the things that if they're working correctly or not comes under engine departments. Then there is a galley department. Galley department deals with all kind of kitchen stuff. Then there is ETO department, which is electrotechnical officer, basically ETO. So ETO deals with all the kinds of electrical and electronic equipments on the ship. So these are all the words. सर, मर्चेंट नेवी में जाने के लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है क्या एस्पिरेंट को। राइट। सो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की जब हम बात करते हैं तो इट वेरीज फ्रॉम कोर्स टू कोर्स। जीपी रेटिंग के लिए अलग है, डीएनएस के लिए अलग है, बीटेक के लिए अलग है, बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए अलग है, जीएमई के लिए अलग है, ईटीओ के लिए अलग है, सीसीएमसी के लिए अलग है। तो इट वेरीज फ्रॉम कोर्स टू कोर्स। तो ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाला बच्चा अगर कोई है विद लेस मार्क्स तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन की, तो ही हैज़ टू बी हैविंग इंग्लिश एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट, ही हैज़ टू बी हैविंग मैथ्स एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट एंड साइंस एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट। So these are what the essential qualifications is, and बाकी it varies from course to course. So every course are having their different eligibility criteria, and it goes all through that. सो कॉमर्स वाले भी मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं फॉर सर्टेन आप जीपी कोर्स। रेटिंग कर सकते हो, सीसीएमसी कर सकते हो, जा सकते हैं बिल्कुल। तो जो आपने ये जी आर्ट्स भी जा सकते हैं। हाँ जी, जो आपने अभी डिफरेंट कोर्सेज के नाम बताया, इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं या फिर ये किस तरह से हैं। जीएमई जो कोर्स है, इट हैपेंस आफ्टर यू ग्रेजुएट ओके। फ्रॉम मैकेनिकल। बेसिकली आप मैकेनिकल इंजीनियर होने चाहिए। आफ्टर यू हैव अ बीटेक डिग्री फ्रॉम मैकेनिकल, तब आप जीएमई करते हैं। आफ्टर यू हैविंग अ डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इन एनी एस्पेक्ट्स, तब आप ईटीओ करते हैं। इफ़ यू आर पास फ्रॉम 12th विद पीसीएम मोर देन 60% ऑफ मार्क्स इन पीसीएम एंड 50% ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश, तब आप आईएमसीटी की प्रिपरेशन करते हैं। एंड यू ट्राई टू प्रिपेयर फॉर डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। एंड बिल्कुल ही बेसिक क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बताई कि मैथ, साइंस एंड इंग्लिश इज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट एंड यू शुड बी हैविंग एटलीस्ट 40 इन ईच ऑफ देम इन योर 10th. तो those students goes for GP rating or CCMC. एनी स्पेसिफिक एनी स्पेशल फिजिकल रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम के लिए सर। BMI इंडेक्स आपका सही होना चाहिए, अदरवाइज तो कोई एज सच उसमें फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मेडिकल होता है। सो देर आर सम गाइडलाइंस पास बाय डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया टू द डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया डॉक्टर। So those doctor basically medically test you, and if you are medically fit, then you're good to go. No issues with that. तो मतलब चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो या आर्ट्स का हो, वो If you aspire to be a seafarer, you can go for that. And अगर हम इसकी प्रीसी ट्रेनिंग की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपका आता है कि वेरिएशन ऑफ सब्जेक्ट्स। जरूरी नहीं है कि आप डेक साइड के हैं तो आप सिर्फ डेक पढ़ेंगे, नहीं। दे विल ऑल्सो बी टीचिंग यू सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंजन इज वेल। जरूरी नहीं है इंजन के हो आप तो आप सिर्फ इंजन पढ़ेंगे। दे विल बी टीचिंग यू समथिंग अबाउट डेक एज वेल।
फिजिकली वो आपको ट्रेन करेंगे, मेंटली वो बेसिकली आपको बहुत ट्रेन करेंगे, टीम वर्क पे वो आपकी काम करेंगे। तो प्री सी ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो बहुत एस्पायरिंग जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके मन में रहता है कि जो लोग डेक पे काम कर रहे हैं क्या वो नीचे आते हैं, या जो नीचे काम कर रहे हैं वो डेक पे जाते हैं, या फिर अपने अपने फील्ड में ही काम आ करते हैं? सकते हैं, मतलब आज सच कुछ ऐसे वो कुछ नहीं बैरियर होता है नहीं है। कि कोई बाउंडेशंस है कि डेक का बंदा इंजन में नहीं जा सकता है, इंजन के लोग डेक पे नहीं जा सकते। ऑफ कोर्स जा सकते हैं, बट हाँ, बी कॉशियस, बिकॉज आपकी छोटी सी गलती पूरा जहाज डुबा सकती है। सर काफ़ी सारे जो एस्पायरिंग सेलर्स होते हैं वो ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान जो है वो काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो कैसे उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, और आपके पास तो काफ़ी सारी क्वेरीज आती होंगी, तो आप थोड़ा बताइए। चैलेंजेस बच्चे जो फेस करते हैं बेसिकली दैट इज के प्रॉपर अवेयरनेस। बच्चों में अवेयरनेस की बहुत कमी है मर्चेंट नेवी में। द थिंग इज के कोई गाइड करने वाला है भी नहीं। I have seen very few people in this industry those who are guiding correctly about these things. तो challenges पहले तो सबसे पहले अवेयरनेस, उसके बाद राइट क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद मेडिकल फिटनेस, उसके बाद हमें ये भी देखना है कि दिस इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट। कई बार कोर्स करने के बाद बच्चों को 3 महीने की वेटिंग है, 6 महीने की वेटिंग है, 9 महीने की वेटिंग है, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट, यू मस्ट हैव पेशेंस इन दिस, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर शिप पे जाने के बाद सबसे जो पहली चीज़ आएगी दैट इज़ योर सी सिकनेस। जाते ही सी सिकनेस होती है, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग इशू। और ये सब के साथ होता है, आई गेस 99% ऑफ सी फेयरर्स के साथ ये होता है। उसके साथ साथ पैरेलली एक चीज़ का ध्यान और रखना पड़ता है कि फाइनेंसेस आपके सॉर्टेड हैं या नहीं है। बिकॉज कई बार बच्चा कोर्स करना चाहता है, ही इज़ फिट टू डू द कोर्स, एवरीथिंग इज गोइंग राइट, बट फाइनेंसेस में शॉर्ट हो रहा है, एंड वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक से लोन ले लेते हैं एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, वो ठीक है, हो जाता है, बट आपके पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपकी फैमिली में कोई होना चाहिए। जो फैमिली इज डिपेंडेबल अपॉन अपॉन यू, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके फाइनेंसेस कैसे सॉर्ट हो सकते हैं। उसके बाद थर्ड इज कि आपकी फैमिली एक्सेप्ट कर रही है इस प्रोफेशन को या नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी इश्यूज फैमिली के साथ आ जाते हैं। किसी के भी बच्चे होते हैं 9 महीने 10 महीने शिप पे हैं, घर से दूर है, पानी में है, इट इज़ दी सेकंड रिस्किएस्ट जॉब अक्रॉस द ग्लोब। तो सबसे ज़्यादा माओ का दिल, जो हमारी माएँ होती हैं उनका दिल बड़ा कमज़ोर होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ इश्यूज आते हैं। माँ अपने बच्चे को एक इन्वायरमेंट में सिक्योर करके रखती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि माँ नहीं चाहती कि मेरा बच्चा उस इन्वायरमेंट से आए, बाहर निकले, या वो जो चैलेंजेस हैं लाइफ के उसे डील करे एंड ऑल दोज काइंड ऑफ स्टफ। तो वो सारी की सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं। सर आप काफ़ी बच्चों के साथ बैठते भी हैं, तो आपका विजन एंड मिशन क्या रहता है कि कैसे वो प्रोग्रेस करें आगे? मेरा मिशन एक ही है और मेरा विजन भी एक ही है अपनी अकेडमी को लेके, इज टू प्रॉपर गाइडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। मुझे बच्चों को सही चीज़ बताने में मज़ा आता है। मैटर नहीं करता बच्चा हमारे साथ वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाह रहा है नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, इट इज़ वन पार्ट ऑफ अ थिंग। लेकिन बच्चे के पास अगर नॉलेज सही है तो वो कहीं से भी करेगा, वो सही चीज़ करेगा। एंड मैं ये भी नहीं कहता है बच्चों को कि आप मेरी बात पे यकीन कर लो। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, आप जाओ उसे वेरीफाई करो, वेरीफाई इट विथ सम प्रॉपर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अ क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि यूट्यूब खोल लिया, कोई आदमी कैमरा लगा के कुछ भी बोल रहा है, आपने उसकी बात मान ली, हम्म। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो सही भी बता रहे हैं, मैं सबको गलत नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे हैं जो कुछ भी बोल देते हैं। यूट्यूब एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि इंसान ने अपना कैमरा खोला और उसके बाद उसने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, उसके थोड़े से फॉलोअर ज़्यादा हो गए तो वो एक क्रेडिबल फेस बन गया। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं सबको बुरा नहीं कह रहा, बट काफ़ी लोग हैं ऐसा जो करते हैं, जिनको खुद को नॉलेज बहुत कम होती है और वो कुछ भी बोल देते हैं। तो आप आईएमयू की वेबसाइट पे जाओ, डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाओ, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है एक बारी उनके साथ वेरीफाई करो उन वेबसाइट्स पे जाके कि वो सेम इंफॉर्मेशन है या नहीं है। अगर कोई सी फेयर आपके जान पहचान में है, जिनको आपको लगता है कि उन्हें नॉलेज ठीक है, आप उनसे बात करो, देखो कि क्या वो भी यही चीज़ बता रहे हैं। अदरवाइज आप किसी को लाइक आईएमयू को ही आप मेल कर दो विद इफ यू हैव सम क्वेश्चंस, इफ यू आर लकी दे विल रिप्लाई फॉर श्योर। सर मेरा एक खुद से ही सवाल था
कि काफ़ी सारे लोग जो इस करियर को परस्यू करते हैं और काफ़ी सारे प्रोफेशंस की भी एक डेडलाइन होती है, चाहे बिल्कुल। आप मॉडलिंग में जाएँ, चाहे आप एक्टिंग में जाएँ। राइट। वैसे ही मैं जैसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, क्या इसमें भी रिटायरमेंट जैसा कुछ होता है या फिर आदमी करता है जब तक टिल उसको द ठीक लगता टाइम है? यू आर मेडिकली फिट यू कैन सेल, कोई मतलब ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं है उसमें। लिमिट नहीं है? कोई लिमिट नहीं है, मतलब आई हैव द सीफेयरर्स, आई एम इन टॉक्स विद सम सीफेयरर्स, आई एम फ्रेंड विद सम सीफेयरर्स जो 70 प्लस हैं एंड दे आर सेलिंग गुड। तो इफ यू आर मेडिकली फिट, सेल एज मच एज यू वांट टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हमारे यहाँ हम भी आई गेस साल में 500 बच्चे पढ़ाते हैं, ठीक है। इन एवरी 6 मंथ्स वी टीच अराउंड 250 स्टूडेंट्स। हमारे यहाँ फैकल्टीज आर स्ट्रिक्टली गाइडेड टू टॉक टू स्टूडेंट्स टू ओवरकम देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वन बाय वन। ऐसा नहीं है कि क्लास में खड़े होकर आपने बोर्ड पे बोलना शुरू कर दिया, बच्चों को समझ आ रहा है ना नहीं समझ आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपको बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा। हो सकता है कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा आवर्स चाहिए हो, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा हो कोई टॉपिक समझ में, बाकी बच्चों को वो टॉपिक समझ में आ रहा हो। फैकल्टीज आर स्ट्रिक्टली गाइडेड टू सिट एंड टॉक एंड डिस्कस। एक्स्ट्रा आवर्स चाहिए, एक्स्ट्रा आवर्स आपको देने पड़ते हैं हमारे यहाँ। आपको संडे से क्लासेस करवानी है किसी स्टूडेंट ने, संडे से क्लासेस होती हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि बच्चे को आके फैकल्टी बोर्ड पे लिख के चली गई, वो सब हमारे यहाँ नहीं है। सर, मेरा एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल था आपके लिए कि कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, तो ये कैसे मेक श्योर किया जाता है कि हर बच्चे पे प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है? तो थोड़ा आप उसको भी बताएँ। बहुत ईजी है, आप बात करो बच्चे से, वन एंड वन इंटरेक्शन रखो, बच्चों के साथ उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करो, आपको बच्चों की साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। बच्चों को देर आर मेनी एन नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज जो बच्चों की पर्सनालिटी के बारे में एक फैकल्टी को बताती हैं। डू दोज एक्सरसाइजेज विद देम, गिव देम सम लीडरशिप टास्क, गिव देम सम टीम बिल्डिंग टास्क। आपको पता चल जाएगा बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, एंड वंस यू आर गुड टू गो विद द साइकोलॉजीज, आप उन पर आराम से काम कर सकते हो। सर, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, चाहे वो फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मर्चेंट नेवी से रिलेटेड जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें टीचर का क्या रोल रहता है और एक अच्छे टीचिंग स्टाफ का इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? राइट, टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें गाइडेंस। हम लोगों को, किसी भी टीचर को बेसिकली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर मैं बात करूं, नॉट पर्टिकुलरली अबाउट IMECT और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी, आपको साइकोलॉजिकली बच्चे को डेवलप करना पड़ता है। आप सिर्फ रटा के नहीं कर सकते, आपको बच्चे की साइकोलॉजी पे काम करना पड़ता है, उसकी थिंकिंग पावर पे काम करना पड़ता है, उसके लॉजिक्स पे काम करना पड़ता है, एज अ पर्सनालिटी उसको डेवलप करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा एक ही तरीके की सोच रखता हो, ज़रूरी नहीं है हर बच्चे के आंसर एक ही हो, ज़रूरी नहीं है हर बच्चे की पर्सनालिटी एक ही तरीके की हो। आपको जो चाहिए, टीचर का काम होता है मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। बच्चे को पर्सनलाइज उसकी तैयारी कराई जाए, उससे 1-to-1 इंटरेक्शन रखे जाए, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड चेक करा जाए। ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा फिजिक्स में अच्छा है तो सारे बच्चे फिजिक्स में अच्छे हों, ज़रूरी नहीं है एक बच्चा मैथ्स में अच्छा है या इंग्लिश में अच्छा है तो बाकी बच्चे भी ऐसे हों। आपको बच्चों की स्ट्रेंथ के साथ साथ उनकी वीकनेसेस भी देखनी चाहिए। स्ट्रेंथ में भी देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार बच्चे किसी सब्जेक्ट को लेके या अपनी पर्सनालिटी को लेके, या आप बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस कर दो तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपको वहाँ पे एक थिन लाइन मेंटेन करनी पड़ती है, बच्चों को वो डिफरेंसेस बता के चलने पड़ते हैं, व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस, व्हाट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार बच्चे स्लैंग्स यूज़ कर देते हैं अपने इंट्रोडक्शन में या किसी और पर्सनालिटी के आंसर में, वो स्लैंग्स यूज़ करने लगते हैं, या जो भी आजकल की जो बच्चों की जो लैंग्वेज हो रही है उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू ट्राइंग टू मेक इट कूल, बट दैट इज़ नॉट प्रोफेशनल। आप एक प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यू शुड सीम्स लाइक अ प्रोफेशनल। एक कहावत है हमारी लाइन में, हम लोग बहुत सारे बच्चों को सब कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू बी एन ऑफिसर स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन। आपकी पर्सनालिटी उस तरीके से डेवलप होनी चाहिए, तो टीचर का वही रोल होता है इसमें। सर,
काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए अनसर्टेन हैं। मैं चाहता हूँ कि आप बताएँ इस फ़ील्ड में क्या-क्या अनसर्टेनिटीज़ है और आपके पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते होंगे, तो कुछ डाउट्स भी बताइएगा कि क्या-क्या डाउट्स रहते हैं लोगों के मन में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पहले तो हमें ये देखना है कि अगर आप इस फील्ड से, इस प्रोफेशन से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस होने की वजह क्या है? आप कोई वेब सीरीज़ देख के इन्फ्लुएंस हो गए, या आप कोई फ़ोटोज़ देख के इन्फ्लुएंस हो गए इंस्टाग्राम पे, या कोई रील्स वगैरह देख के इन्फ्लुएंस हो गए, तो आप रुक जाइए थोड़े टाइम के लिए। मेरी एडवाइस यही रहेगी, आप पहले सोच लीजिए कि आपको इस फील्ड में जाना ही है, या ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है। क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के कुछ इश्यूज होते हैं कि नहीं, हमें एसी चाहिए, हमें लाइफस्टाइल वही चाहिए घर वाला, हमें खाना भी प्रॉपर चाहिए, तो आप ये चीज़ें भूल जाइए। इस फील्ड में आपको हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में आप विदाउट एनी फैन काम कर रहे हैं, सही बात। ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि खाने के लिए आपको 3-3 दिन तक आपके पास टाइम ही नहीं है। खाना भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप खा पाए। वर्क प्रेशर इतना है, लोड इतना है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। तो पहले तो आप वो देखिए कि आप इन चैलेंजेस के लिए रेडी हैं या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इन चैलेंजेस के लिए रेडी हैं, देन उसके बाद आप उसके लिए रिसर्च करिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर करिए, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए, आप अपना कोर्स चेक करिए, कौन सा कोर्स आपको करना है। आपको डेक में जाना है, किचन में जाना है, ईटीओ में जाना है, आपको इंजन में जाना है, उस हिसाब से आप पहले अपना इंटरेस्ट देखिए। उसके बाद उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होने के बाद आप जो सीफेयरर्स हैं ऑलरेडी वर्किंग इन द सेम प्रोफेशन, आप उनसे बात करिए। बात करने के बाद देखिए उनके चैलेंजेस क्या थे, उनकी जर्नी कैसी थी। अगर उन सब चीज़ों के लिए आप ठीक है तो गुड टू गो। उसके बाद एक प्रॉपर प्रोसेस होता है एप्लीकेशन फॉर्म्स का, एग्ज़ाम्स का, कोर्स का। उसके बाद देखिए कि कॉम्पिटिटिव जॉब इन्वायरमेंट है, इसमें आप कॉम्पिटिटिव जॉब इन्वायरमेंट के लिए ओके हैं या नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी कंपनी की 6 महीने की वेटिंग है, 9 महीने की वेटिंग है, 1 साल की वेटिंग है, 1.5 साल की वेटिंग है। बच्चों में कई बार पेशेंस नहीं होता, उनको ये होता है कि आज मेरा कोर्स खत्म हुआ, कल से मुझे ज्वाइनिंग चाहिए। सही। पॉसिबल नहीं होता इसमें। आपको हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसलिए पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करिए। उसके बाद देखिए कि आपके लिए सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं है। और अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते उन चीज़ों को लेके, तो माय एडवाइस इज़ कि आप मत जाइए। सर, हमने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया। मैं चाहूँगा कि आप सभी चीज़ों को समराइज़ करके बताएँ कि मर्चेंट नेवी एज़ अ प्रोफ़ेशन कैसा है और अगर किसी को फाइनली जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उसमें इसमें सक्सेस चाहिए, तो वो किस चीज़ों को फ़ॉलो करें कि वो अपनी मंज़िल तक पहुँचे? राइट। सबसे पहले माय वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर दोज स्टूडेंट दोज आर एक्चुअली सीरियस इन गोइंग इनटू दिस प्रोफेशन इज डेडिकेशन। यू हैव टू बी डेडिकेटेड एनीवे। यू शुड बी फिजिकली फिट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप में स्टेमिना नहीं है, आप लथार्जिक हो। वर्क ऑन योर बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। मेक योर सेल्फ फिजिकली फिट एंड अवेलेबल ऑफ कोर्स। उसके बाद मेंटेन अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड to fulfill all the eligibility criteria, whatever you are actually planning to do. ऐसा नहीं होना चाहिए कि you are dedicated toward it, you're medically fit, you're physically fit, but you don't have good academic criteria, sorry, good academic record. तो वो नहीं होना चाहिए। Work on those things and everything goes hand in hand. तो वो तो होता रहेगा। It's a life, it's a journey. तो challenges comes and go. तो वो तो चलता ही रहता है, उसमें कोई इशू नहीं है। सो आई होप सक्सेस टू ऑल। और सर, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड उम्मीद करूँगा कि जिन लोगों ने भी इस पॉडकास्ट को देखा है या सुना है, उनको भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। और आप इसी तरह अच्छा करते रहें और इसी तरह बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने हमें Thank you समय so दिया। much.